सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का इस जूम मॉर्निंग जूम के सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं विकास सर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आई थिंक मेरी आवाज़ जा रही होगी, अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की जूम की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की जूम की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहने वाली है एक बार फिर से। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जूम ये जो कमांडो ट्रेनिंग है, ये अपने बिल्कुल लास्ट जो है मोमेंट पे आकर के खड़ी हुई है। लेकिन इस ट्रेनिंग से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा। और उसके साथ साथ हम लोगों को एक आदत हम लोग की बदली। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद, आ, ये होता था कि मेरी आदत थोड़ी खराब थी, लेकिन आदतें बदली, बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने का मौका मिला। आदतें बदली, और वो आदतें गलत आदतें नहीं थी, वो आदतें सही आदतें। तो चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और मैं इस मीटिंग को एक कहानी से चालू करना चाहूँ। और दो मछुआरे थे। दो मछुआरे थे। मछुआरे जो है एक बहुत बड़ी जगह थी, मतलब झील टाइप में था। वहां पे वो गए और मछली पकड़ने गए दोनों लोग। तो दोनों मछुआरे मछली पकड़ने गए, दोनों ने अपना जाल बिछाया। जाल का मतलब है कि वो जो वैसा कटिया टाइप में होता है, तो उन्होंने अपना जो है कटिया लगाया। और लगाने के बाद फिर दोनों लोग इंतजार करने लगे। दोनों जो मछुआरे थे वो इंतजार करने लगे। जो पहला मछुआरा था, वो जो है अब 2-4 मिनट ही हुआ होगा, वो जो है कांटा लगाए हुए, कि उसके कांटे में एक मछली फंस गई। बड़ी मछली थी, मछली फंस गई। वो मछली फंसने के बाद जैसे ही उसने देखा कि मछली फंस गई, तो उसने निकाला और अपने जो है टोकरी में रख दिया उसने। और बगल वाला जो मछुआरा था, उसके जो है उसमें कोई मछली नहीं फंसी। फिर उसने जो है दूसरे बार कटिया लगाया, दूसरी बार उसने लगाया सब कुछ। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो पहला वाला मछुआरा था, उसके तो उसमें फिर से मछली फंस गई। और फिर से जब मछली फंस गई, तो फिर वो जो है उसने फिर से वो जो है मछली को निकाला। ऐसे करते करते वो लगभग 1 घंटे तक काफी मछलियों को उसने इकट्ठा कर लिया। लेकिन बगल वाले, बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि बगल वाले के कटिया में, बगल वाले के उसमें एक भी मछली नहीं थी। अब वो हैरान परेशान, अब परेशान था। परेशान होने के बाद 1 घंटे के बाद, 1 घंटे तक तो बिल्कुल बैठा रहा शांति से। उसने वो हरकत देख रही थी, बगल वाले मछुआरे की पूरी हरकत वो देख रहा था कि कैसे उसके जो है टोकरी में मछली भरती चली जा रही है। और लेकिन उसकी अभी तक एक भी मछली उसमें जो है उसके उसमें नहीं फंसी थी। तो थोड़ी उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हो रहा था। लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी मछली उसके जो है कटिया में फंसी। मछली फंसी, जब वो मछली उसको ने निकाला, और मछली को निकाला उसने, जो है मछली को देखा कि अच्छा ये तो मछली है। तो उसने मछली को देखा, काफी बड़ी मछली थी। मछली को उसने देखा, उसके बाद पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने मछली को फिर से उसी जो है पानी में फेंक दिया। और कुछ देर फिर से लेकर के बैठा रहा। ये चीज बगल वाला देख रहा था। ये जो ये मछली फेंकने वाला है, वो बगल वाला देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 घंटे बाद उसको एक मछली मिली, लेकिन उसने फिर फेंक दिया। और हुआ क्या कि मछली वाले को जो है फेंक दिया, और मछली फेंक दिया, उसने मछली को फेंक दिया। चलिए, और उसने फिर से जो है उसने क्या किया कि फिर से कटिया लगाया, और कुछ देर बाद फिर से एक बड़ी मछली फंसी। और मछली फंसने के बाद जब उसने मछली को निकाला, तो फिर से काफी बड़ी मछली थी। मछली काफी बड़ी थी, उसने देखा, और फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके, उसने फिर से मछली को पानी में फेंका। तब बड़ी बड़ी वाला मछुआरा था, ये देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि मेरे भाई, इतने देर बाद तो आपको मछलियां मिल रही हैं, फिर आप क्यों उसको जो है फेंक रहे हैं। तो उसने कहा कि उसने जो बात कही उसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उसने कहा कि मेरे पास इतना कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इतना बड़ा कोई बर्तन है नहीं
इतनी बड़ी मछली को पका सकूं। बगल वाला मछुआरा हंसता है और हंसने के बाद कहता है, मेरे दोस्त, अगर आपको यही समस्या है, आपकी इतनी छोटी समस्या है कि आपको मछली पकाना है, तो आप मछली को काट के भी तो पका। में वो जो मौका शब्द है वो आएगा जरूर। तो दोस्तों, वो जो बड़े बड़े हम लोग मिस कर देते हैं, और कहते हैं ना कि सपनों की जब बात हो तो मैं किसी की सुनता नहीं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं। हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं। चलिए दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं विकास पर आप सभी लोगों का इस जूम की मीटिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब मैं फिर से उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पिछले एक महीने में और सीखते जा रहे हैं। देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के एक मार्गदर्शक, एक ऐसे मार्गदर्शक। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने हम लोगों को बड़ा किया, लेकिन लाइफ को जीना कैसे है ये सिखा रहे हैं। हम लोग के गुरु हैं, वो हर पग पे साथ है। मैं बुलाना चाहूंगा देर न करते हुए हम लोग के गुरु, मेंटोर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, our great leader Mr. Ritesh Shukla sir को। Over to you sir। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सुबह के सेशन में। और बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका भी आज बर्थडे है, जिनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है या उनके परिवार में किसी की भी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। चलिए शुक्रिया सर, आप लोगों ने जवाब दिया। और चलिए हम लोग अपने आगे सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब हम लोग अंतिम दौर में हैं और आज हमारा 29th डे है, यानी आज कल हम लोग इसे कमांडो ट्रेनिंग का समापन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप लोग एक कमांडो की तरीके आगे होंगे, लेकिन एक कहावत कही गई, सीखने के साथ जब आप उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे तभी आप एक्चुअल कमांडो बनेंगे। कमांडो का मतलब है सब कुछ सिखा दिया गया, लेकिन अगर आप फील्ड में उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। चलिए आज की हम लोग शुरू करते हैं। अभी विकास जी ने बहुत अच्छे मछली और मछुआरों की कहानी सुनाई, तो आगे भी हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो आज का हमारा पहला पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जिनको अपलाइन से अपने प्रॉब्लम रहती है। एक बहुत ही, अगर मैं कमांडो ट्रेनिंग की बात करूं, कंटिन्यूस मीटिंग। चलिए सर, अभी आप ही का एक रिक्वेस्ट आया, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि 30 दिन सर बहुत होता है, अब रहने दीजिएगा। तो चलिए आपने रिक्वेस्ट किया है तो कोई बात नहीं है, फिर आगे देखा जाएगा। हमेशा बहुमत से जो है साबित होता है कि बहुमत किस तरफ है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। 30 दिन और, चलिए चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी बाद में बात करेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग आ रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि लोगों को अपने अपलाइन से प्रॉब्लम होती है। अपलाइन से प्रॉब्लम होती है और हमें क्या करना है, हमें अपलाइन से प्रॉब्लम होने के साथ मुझे ये भी देखना है कि मुझे भी तो अपलाइन बनना है, कि हम ऐसे जिंदगी भर डाउनलाइन ही बने रहेंगे। तो अपने अंदर डाउनलाइन वाली सिस्टम को हटाइए। यस यस यस, मैं सुन रहा हूं आप लोगों की बात। आप लोग कह रहे हैं, भी मैं लास्ट में इसको जरूर पता करूंगा कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं और उसमें हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो कोटा पूरा हो गया। तो चलिए आगे जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि लोगों को अपलाइन से प्रॉब्लम होती है। अगर हमें अपलाइन से प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी हम भी अपलाइन बनेंगे। और हम क्यों डाउनलाइन बन के जी रहे हैं हमेशा? हमें भी तो अपलाइन, मैं भी तो एक अपलाइन हूं। आपको अपने अंदर अपलाइन की भूमिका में आना पड़ेगा, किसी को दोषारोपण नहीं देना है, आपको खुद अपलाइन बनना है।
कि आप खुद अपनी टीम के अपलाइन हैं, आप किसी की डाउनलाइन हैं वो अलग बात है, लेकिन आप भी किसी के अपलाइन हैं, तो कभी भी बार-बार आप कभी भी अपलाइन को दोषारोपण न दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस कहा गया मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे आपका अगर अपलाइन की मैं बात करूं, 1 या 2 अपलाइन होंगे आपके, तो अगर आप अपने अपलाइन को, अपने 2 अपलाइन को बार-बार दोषारोपण देंगे, मान लीजिए आपके 2 अपलाइन हैं राम और श्याम, तो अक्सर आप क्या करेंगे, नहीं राम और श्याम को बराबर दोषारोपण देंगे कि ये मेरा राम गड़बड़ है, ये श्याम गड़बड़ है। आप बार-बार यही लाइन बोलेंगे कि राम सही से मेरे साथ नहीं देते हैं, श्याम मेरे साथ नहीं देते हैं। तो एक कहावत कही गई है डायरेक्ट सेलिंग में, मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। आप तो 2 अपलाइन को जो है दोषारोपण दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी 100 डाउनलाइन है, तो आने वाले समय में ये 100 डाउनलाइन भी आपको दोषारोपण करेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको 100 के 100 डाउनलाइन आपके ऊपर दोषारोपण करें? तो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपलाइन के ऊपर दोषारोपण मत दीजिए, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपने इसको अपने लिए ज्वाइन किया है, अपने लिए आपने ज्वाइन किया। किसी के ऊपर आप थोप देंगे कि मेरे इस अपलाइन के कारण मैं सफल नहीं हो रहा हूं, तो आने वाले समय में आपकी 100 डाउनलाइन बनेगी, 100 की 100 डाउनलाइन आपसे बोलेगी कि मैं आपके कारण नहीं सफल हुआ। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आज आप डाउनलाइन हैं, तो कभी न कभी आप अपलाइन बनेंगे। जल्दी से जल्दी अपलाइन की भूमिका में आ जाइए, जल्दी से जल्दी अपलाइन की भूमिका में आ जाइए। डाउनलाइन बन के अगर आप केवल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो केवल अगर फोन पे बात होती है तो केवल अपने अपलाइन की बुराई करते हैं, केवल अपलाइन के बारे में बुराई करेंगे। आप सोचिए अगर आप अपने अपलाइन के बारे में बुराई कर रहे हैं, आपका एक अपलाइन है, चलिए आपने एक अपलाइन को बुराई किया, ये आपका अकेला अपलाइन है, इसकी आप बुराई कर रहे हैं। आप तो 100 लोगों के अपलाइन बनने वाले हैं या बने हैं, तो 100 लोग जब आपकी बुराई करेंगे तो ब्रह्मांड में आपकी केवल बुराइयां ही गूंजेंगी, बाकी और कुछ नहीं गूंजेगा। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन की जो अच्छाइयां हैं उसको आप रिकमेंड करिए। जब आप अपने अपलाइन की अच्छाइयों को बताएंगे तो डाउनलाइन भी आपकी अच्छाइयों को बताएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कभी भी, अगर हम आज डाउनलाइन है तो कल हमें अपलाइन बनना है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी अपलाइन के ऊपर दोषारोपण नहीं देना है। अक्सर हम लोग अपलाइन को बहुत ज्यादा दोष देने लगते हैं, डाउनलाइन बनते हैं, लेकिन आप भी किसी के अपलाइन होंगे, इसलिए ध्यान रखिए, आप अपने आप को बहुत संयम में रखिए। ये आपका बिजनेस है, आपसे ड्राइव होगा। अपलाइन आपके जाने या न जाने से आपके अपलाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परेशानी आपको आएगी। तो ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है। दूसरा पॉइंट क्या है, कभी भी आपको जिंदगी में, इस बिजनेस में उधार नहीं बेचना है, उधार नहीं बेचना है। ये बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही कारगर पॉइंट है। आज तक जितने भी लोगों ने 90% लोगों को उधार प्रोडक्ट दिया है, अगर 100% में 90% से ज्यादा लोगों ने उधार प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाया कि ये प्रोडक्ट खराब है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या ये प्रोडक्ट नहीं है, या दोबारा उन्होंने कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है जब उनको उधार में दिया गया है। हमारे बीच में बहुत सारे कंसल्टेंट होंगे जिन्होंने अपने जानने वाले लोगों को उधार में दिया होगा और उनको बहुत बैड फीलिंग आई होगी। उधार में प्रोडक्ट देना कभी भी जरूरी नहीं है, कभी भी मत दीजिए उधार में। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक उधार में दिया है और उनको बहुत बुरा फील हुआ है? वो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, उनको आज तक पैसा नहीं मिला। चलिए, बहुत सारे लोग होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग गलती कर जाते हैं। आप सोच के देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में सर मैं फेल हो गया। इस बिजनेस में वही व्यक्ति फेल होता है जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को उधार में बेचता है, और कोई कारण नहीं इस बिजनेस में फेल होने का। पहला प्रोडक्ट उधार में बेचेगा, या और दूसरा वो ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं आता है। यही 2 कारण हो सकते हैं मोदी केयर का इस बिजनेस में फेल होने के, बाकी और कोई कारण है ही नहीं। आप एक बात सोच के देखिए, अगर मैं इस आंवला कैंडी की बात करूं, आपने इस आंवला कैंडी को किसी को उधार में दे दिया,
इसकी कीमत है 250 रुपए। ध्यान से समझिएगा मेरी, आपने किसी को दे दिया उधार में और इसकी कीमत है 250 रुपए, और उस व्यक्ति ने आपको बहाना मार दिया कि अरे ठीक तो था लेकिन वो थोड़ा सा उसमें भुकड़ी टाइप में लगी थी, बेकार है। आपने कहा भैया वापस कर दो, तो उसने कहा भैया वापस क्या करें, वो तो हमने जो है उठा के फेंक दिया, या हमने उसको तो बच्चों ने खाया नहीं तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब आप सोचिए 250 रुपए का प्रोडक्ट आपने किसी को दिया, अब आपको 250 रुपए निकालने के लिए मोदी केयर का लगभग 1500 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी पर देना पड़ेगा किसी न किसी को, तब जाके आपका वो 250 रुपए निकल के आएगा। यानी उस 250 का उधार देने पे आपको 1500 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी पर बेचना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। जी हाँ, गाय को खिला दिया, बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत सही कहा। कितना बेकार था, मैंने गाय को खिला दिया, अब उसका पैसा, अब आप पैसा भी नहीं मांग पाएंगे, आपने पैसा भी नहीं मांग पाएंगे। अब आपको ये 250 रुपए प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 1500 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को आपने 3000 रुपए का प्रोडक्ट उधार दे दिया, अब आप सोच के देखिए 3000 का प्रोडक्ट उधार दे दिया और 3000 रुपए आपका फंस गया। अब आप सोच के देखिए 3000 रुपए प्रॉफिट निकालने के लिए आपको लगभग 20,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने माध्यम से लोगों को देना पड़ेगा। 20,000 का प्रोडक्ट जब आप एमआरपी पे रिकमेंड करेंगे, 15 से 20,000 का प्रोडक्ट आप एमआरपी पे रिकमेंड करेंगे, तब जाके वो आपका उधार का पैसा निकलेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, प्रोडक्ट आपके पास रखा है, 2 साल 3 साल की एक्सपायरी है, परेशान मत होइए, लेकिन किसी को उधार मत बेचिए। कोई मांगता है तो कह दीजिए भाई साहब बहुत बढ़िया, मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन ये जो है ना, ये सुरेश का ऑर्डर है, उन्होंने पैसा एडवांस जमा किया है, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूं, और आप जो है मैं आपको परसों दे दूंगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने लोगों को सामान दिया, बिल बनाया, और उनको मैंने प्रोडक्ट उनके पॉकेट, हाथ में, हथेली में पकड़ाया, और पकड़ाने के बाद जब उनसे मैंने पैसे का बोला, कि सर जी पैसा तो 1 हफ्ते बाद ले लीजिएगा। अरे हम कहे यार आपको पहले बताना था, ये तो सारा सामान तो फला कंसल्टेंट का था, मैं तो उनको देने के लिए लाया था। एक काम करिए, परसों आपका पैसे का इंतजाम कब तक हो जाएगा? उन्होंने कहा सर परसों नरसों तक हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करिए, ये प्रोडक्ट अभी उनका क्योंकि एडवांस पैसा जमा था, ये प्रोडक्ट आप हमें दीजिए, परसों मैं ले आके आपको दे दूंगा। ये प्रोडक्ट उनको बहुत जरूरी है, मुझे उनको हर हाल में आज देना है, क्योंकि मेरे पास और प्रोडक्ट नहीं है, मुझे दिक्कत हो जाएगी। और दिया हुआ प्रोडक्ट हमने वापस लेके, और वहां से मैं लेके चला आया, मैंने उनको उधार नहीं दिया। उधार किनको देना है? ऐसा भी नहीं कि उधार एकदम नहीं, उधार किनको देना है? उधार उनको देना है जहां से आप लाखों रुपए का लेन देन कर रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए मेरे को आप उधार दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि अगर इनको मैं 2000 का सामान दे रहा हूं, तो इनसे मैं भविष्य में 4000 5000 रुपए का इनसे मैं ले सकता हूं। जहां पे इस तरीके का लेन देन है, वहां पर आप उधार दीजिए, और जहां पे आगे भविष्य में कोई चांसेस नहीं है कि इनसे आप कहीं से ले सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रोडक्ट अपने घर पे रखिए, वो चलेगा, लेकिन उधार मत दीजिएगा, क्योंकि आपका उधार देना इस बिजनेस में आपको फेल कर देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, मैं इस बिजनेस में फेल हो गया। मैं पूछता हूं भैया कहां नुकसान हो गया? तो उन्होंने लोगों को उधार बांट दिया, लोगों ने पैसा नहीं दिया, अंत में उन्होंने बिजनेस करना छोड़ दिया। तो ध्यान रखिए, आपको उधार उनको देना है केवल जिनसे आपका प्राकृतिक लेन देन चल रहा है। आपके मोदी केयर कंसल्टेंट हैं जो रेगुलर वे में काम कर रहे हैं, या एग्जाम्पल तौर पे ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप 1000 2000 4000 माई हम आपको उधार दिए, अगर आप हमको पैसा नहीं दे रहे तो मुझे मालूम है हम आपसे 4 बोरी सीमेंट उठा लाएंगे, या हम आपसे जो है किराने का सामान उठा लाएंगे। कहने का मतलब है कि हमें उधार नहीं देना है। अगर हमने उधार दिया तो वहां से हम बैक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने शुरुआत किया और 30-40 हजार का प्रोडक्ट उधार में बांट दिया। अब 30-40 हजार रुपए मोदी केयर में निकालने में उनको लगभग 2-3 लाख रुपए का प्रोडक्ट रिकमेंड करना पड़ेगा, तब निकलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, उधार नहीं बेचना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट,
हस्बैंड वाइफ अगर हैं किसी भी परिवार में, ध्यान रखिएगा, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो प्रयास करिए कि दोनों लोगों को सामने बैठा के आप प्लान दीजिए, कभी भी अकेले प्लान मत दीजिए। अगर किसी परिवार में हस्बैंड वाइफ साथ में है तो दोनों लोगों को मिलकर प्लान दीजिए। मीटिंग में दोनों लोगों को एक साथ बुलाइए। दोनों लोग को अगर आप बुलाएंगे तो होगा किस कुछ पॉइंट हस्बैंड को अच्छा लगेगा, कुछ पॉइंट वाइफ को अच्छा लगेगा, और किसकी चूड़ी किसके पास है ये आपको पता चल जाएगा। हो सकता है हस्बैंड की चूड़ी वाइफ के पास हो, वाइफ टाइट करती हो तब वो काम करता हो, और हो सकता है हस्बैंड हावी हो, वाइफ कुछ ना करती हो। तो किसी भी कंडीशन में जब दोनों लोग आपके पास होंगे तो आपको समझने में आसान होगा कि ये बिजनेस कैसे किया जाए। अक्सर मैंने बहुत जगह देखा, जब मैंने हस्बैंड को प्लान दिखाया तो पीछे से उनकी वाइफ ने पर्दे के पीछे से कहा, सुनिए जरा अंदर आइए, और हस्बैंड अंदर गए, और हस्बैंड पैसा देने वाले थे, तब तक अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आई कि पता लगा वो बाहर निकल के आए कि भाई साहब अभी नहीं, बाद में करेंगे। अब समझ में नहीं आया कि आखिर गलती कहां हो गई। गलती यहां हो गई, हमने हस्बैंड को बताया, लेकिन चूड़ी किसके पास थी? चूड़ी उनकी वाइफ के पास थी, उन्होंने टाइट कर दिया। टाइट कर दिया, सारा खेल खराब हो गया। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा जब भी प्लान को दीजिए तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों के सामने प्लान दीजिए, प्रयास करिए। और किसी प्रोग्राम में बुलाइए, किसी प्रोग्राम में भी अगर आप बुलाते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को बुलाइए, दोनों लोगों को बुलाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को बुलाइए। और लास्ट में, जैसे मैंने बार बार बताता हूं कि लास्ट में अपने अपलाइन से मुलाकात करा दीजिए, तो 99% चांसेस हैं उस व्यक्ति के मोदी केयर ज्वाइन कर लेने से। और नहीं तो होगा क्या, हस्बैंड ज्वाइन कर लिए, अब वाइफ ने कहा ये कौन सा कूड़ा सामान लेके चले आए, ये तो कपड़ा धोने वाला साबुन बहुत बेकार है। अब देखिए, अब हस्बैंड बेचारा सोचेगा मोदी केयर घर में इस्तेमाल हो, वाइफ अंदर अंदर सोच रही है कि इसको हम नहीं उठाएंगे, लेंगे चाहे जो हो जाए। तो चाह कर भी आप उस घर में अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। इसलिए भाई साहब और भाभी जी से जरूर मुलाकात कर लीजिए, दोनों लोगों से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। कौन किसको आप प्रभावित कर जाए कोई पता नहीं है। मैंने बहुत सारे परिवार में देखा है कि हस्बैंड मोदी केयर का 3000 का सामान लेके गए घर पे, और वाइफ ने दिमाग में बैठा रखा है कि इनको हमें कुछ करने नहीं देना, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अक्सर वाइफ कहती है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और होता यही है कि पता लगा वो लेके गए, चाय की पत्ती खोला, उन्होंने कहा बहुत बेकार चाय की पत्ती है। अब पता लगा हस्बैंड बेचारा करना चाह रहा, वाइफ चाह रही ना करे, तो इसमें क्या होता है कि एक अच्छा लीडर आप खो देंगे। तो प्रयास करिए हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को मिलकर आपको प्लान देना है। अगर दोनों लोगों को मिलकर प्लान देंगे, सही तरीके से देंगे, तो कोई ना किसी को ये बिजनेस पसंद आ जाएगा। और दोनों लोग जब प्लान को समझे रहेंगे तो आपस में डिस्कस करेंगे और आपका काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, प्रयास करिए ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने का जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। जी हां, ध्यान रखिए, प्रयास करिए ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने का जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बात करूं, मेरे घर में 30,000, 40,000, 50,000 रुपए या 20,000 रुपए कहीं से आ रहे हैं। हो सकता है खेती से आ रहा हो सकता है किसी बिजनेस से आ रहा हो सकता है मेरे पास कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम हो। तो मैं प्रोडक्ट आराम से, अगर मेरे घर में 50,000 आ रहे हैं तो मैं आराम से 25,000, 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लूंगा। लेकिन अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं रोज पे काम करता हूं, रोज जाता हूं कहीं काम करता हूं, 200-300 रुपए ले आता हूं, तो डेली जो 200-300 रुपए कमा रहा है उसको 2,000-3,000 का प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत होगी, और मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो सोचना आपको है कि आप खुदाई कहां करते हैं। एक जगह ऐसी जगह खुदाई करते हैं कि जहां पर आपको खोदने के बाद केवल मिट्टी मिलती है, और एक जगह आप खुदाई करते हैं जहां पर आपको कोयला या हीरा मिलता है। सोचना आपको है। तो काम ऐसी जगह करिए जहां पर आपको लास्ट में हीरा मिले। काम ऐसी जगह मत करिए जहां पे आप मिट्टी खोदते जा रहे हैं, केवल मिट्टी 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 निकलती जा रही है और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। तो सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास है, ऐसे लोगों को अगर आप टीम में लाएंगे तो आपकी टीम हेल्दी होगी, बहुत हेल्दी बनेगी।
बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, ऐसे लोगों को हमें ज्वाइन कराने की जरूरत है। ऐसे लोगों को नहीं ज्वाइन कराइए जो लोअर कैटेगरी में जा रहे हैं। मैं पिछली बार भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूं, अपने से अपर कास्ट में जाइए, अपने से अपर में जाइए। जब अपने से अपर में जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पैसा कमाने आए हैं, तो आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जिनके पास पैसा है। हम भी खाली जेब, आप भी खाली जेब, सैकड़ों लोग जुड़ गए तो 100 गुणे 0 इक्वल टू 0, 100 गुणे 0 इक्वल टू 0, 1000 गुणे 0 इक्वल टू 0, लाख गुणे 0 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिए, हमें ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है। आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद कभी भी, अगर मैं बात करूं, ये हमारा 5वां पॉइंट है, कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन को फोन करके ये मत पूछिए कि सर इनको प्रोडक्ट में क्या क्या देना है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब कोई आदमी प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है तो उसी समय पूछना शुरू कर देता है, उसी समय पूछना शुरू कर देता है, सर इनको पेट की प्रॉब्लम है, इनको मैं क्या क्या दूं, इनको सर लीवर की दिक्कत है, इनको सर हार्ट की प्रॉब्लम है, इनको सर पैरों में दर्द होता है, इनको क्या कौन कौन सा सप्लीमेंट दूं। ध्यान रखिए, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन को फोन करके मत पूछिए, नहीं तो सामने वाला यही जानेगा कि इनको कुछ नहीं आता है और वो आपसे लेते लेते प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप सोचिए, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपका ऑपरेशन होगा, आपको बेड पे लिटाया जाता है, आप बेड पे लेट गए हैं। सोच के देखिए, आप बेड पे लेटे हैं और तब तक एक डॉक्टर आता है जिसके हाथ में उस तरह कैंची और सारी चीजें हैं, और उसके बाद वहीं से फोन मिलाता है कि सर वो मरीज बेड पे लेटा हुआ है, अब ये बताइए पेट में दाहिने तरफ चीरा मारूं कि बाएं तरफ। आप क्या उस व्यक्ति से ऑपरेशन कराएंगे, उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे? जो डॉक्टर अपने ऊपर के डॉक्टर से पूछ रहा है कि सर तरफ चीरा मारूं कि बाएं तरफ, यही गलती फील्ड में करते हैं, यही गलती फील्ड में करते हैं। अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठ के और उससे अपने अपलाइन से बात करना शुरू कर देते हैं कि सर इनको क्या क्या सामान दें, इनको क्या क्या दें, इनको लीवर की प्रॉब्लम है क्या क्या दें। आदमी लेते लेते उठकर भाग जाएगा। जी हाँ, आप सोचोगे यार ये तो भला चंगा आदमी था, अभी 2000 का प्रोडक्ट लेने को तैयार था, ये क्यों जो है मना कर दिया? क्योंकि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, आपने उस समय अपलाइन को फोन कर दिया। तरीका क्या है? तरीका यह है, जिसके पास आप जा रहे हैं उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और जाने से पहले अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर इन चीजों में क्या चलता है। या YouTube पे आप जाके उसको जो प्रॉब्लम है उसको देख लीजिए कि YouTube पे क्या बता रहा है कि कौन सा सप्लीमेंट चलता है। हेल्थ ट्रेनर है, उनकी जानकारी लेके उसमें आप जान लीजिए क्या चलता है। कहने का मतलब है, किसी को भी बताते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस समय अपलाइन को फोन नहीं लगा देना है, नहीं तो बना बनाया खेल आपका चौपट हो जाएगा। और सामने वाला मान लीजिए किसी कारणवश ले लेगा दवा, आपसे सप्लीमेंट उसने ले लिया, उसके बाद भी उसको फायदा नहीं करेगी सप्लीमेंट। उसके दिमाग में हमेशा डर बना रहेगा, यार सही डॉक्टर ने तो देखा नहीं, ये तो कंपाउंडर ने दवा दे दिया, पता नहीं काम करे कि ना करे। वो 2 दिन खाने के बाद कहेगा भाई साहब ये काम नहीं कर रही, अपनी दवा ले जाइए। बात समझ रहे मेरी? समझ रहे हैं तो समझ जाइए। कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आपको अपने अपलाइन को फोन करके ये नहीं पूछना है कि सर इसमें मैं क्या दूं। अपने मर्जी से जो दिक्कत है, आप पढ़े हैं, आरोग्य बुकलेट है, आप उसको पढ़ के उसी समय दे दीजिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मरीज लेटे तो आपने वो कर दिया कि चाहे दाहिने मारूंगा चाहे बाएं चीरा मारूंगा, लेकिन कोई मिला के पेट में से सारा निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिए, इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद का पॉइंट है, जो किसी भी ज्वाइनर को बिना ज्वाइन किए आपको सेंटर पे नहीं भेजना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ज्वाइनर को
जो अभी नहीं ज्वाइन है उसको कभी भी सेंटर पे नहीं भेजना है। और अगर आप सेंटर भेज रहे हैं तो डायरेक्ट आप उस डीपी ओनर के कांटेक्ट में रहिए कि सर मैं फला व्यक्ति को भेज रहा हूं, इनको आप सामान दे दीजिएगा, एमसीए नंबर मैं भेज दूंगा, आप इनके नंबर पे बिल काट दीजिएगा। लेकिन जाने अनजाने किसी को भी बिना ज्वाइन किए आप सेंटर पे मत भेजिए। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि हाँ फला इलाके में तो सेंटर है, सामने वाला आदमी उस समय नहीं जुड़ा, 4 दिन बाद वो जाके सेंटर पे चला गया, किसी और से जुड़ गया। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि कोई सेंटर पे भेजने से पहले उस सेंटर वाले से आप बात कर लीजिए कि भाई साहब आपके यहाँ क्या सामान अवेलेबल है, आपका सेंटर कब खुलता है। उसके बाद अपने कंसल्टेंट को आप वहां पे भेजिए और कंसल्टेंट से बोलिए भी कि भाई साहब आप जा रहे हैं और वहां जब पहुंचिएगा तो मेरी आप डीपी वाले से बात कर, उनको पूरी कहानी बताने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आप मेरे साथ जुड़ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, आप जो है मेरे साथ आ जाइए, आप कहाँ उनसे जुड़ गए। तो तमाम तरीके की कहानियां बताने लगते हैं। तो जितने भी डीपी ओनर है मैं उनसे भी कहूंगा, अगर इसमें डीपी ओनर्स हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा आप केवल अपने काम पे मतलब रखिए। 4% आपको मिल रहा है, आप सामान दीजिए, 4% आप लीजिए। और अपने जितने भी कंसल्टेंट मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान करके भी किसी को सेंटर पे भेजिए। जब आप सेंटर पे भेजेंगे तब आपका बिजनेस डेवलप होगा। इसको इस तरीके समझिए कि आपको प्रोडक्ट ढोने वाला नहीं बनना है। आप मोदी केयर में कुली बनने नहीं आए हैं, आप मोदी केयर में एक प्रोफेशनल बनने आए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लोगों को प्रोडक्ट उनके घर घर जाके नहीं पहुंचाना है, आपको प्रयास करना है कि वो सेंटर पे खुद जाएं और अपनी बिलिंग कराएं। उसके लिए भले ही आपको 4-5 बार उनको लेकर सेंटर पर जाना पड़े, लेकिन आप प्रयास करिए कि उस व्यक्ति को सेंटर से ही सामान दिलाइए। खुद ले जाके ढो ढो के सामान मत दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत साल ढो ढो के सामान दिया है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी डीपी वाले के पास किसी को भेजिए तो पहले तो खुद जाइए और अपने साथ जो है उसको बाई फोन पे ही आप कांटेक्ट में रखिए, लेकिन प्रयास करिए कि आप घर पे सामान पहुंचाने से बचिए। अगर आपने घर पे सामान पहुंचाना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति की आदत हो जाएगी और फिर आपको जिंदगी भर घर पे सामान पहुंचाना पड़ेगा। प्रयास करिए व्यक्ति को ले जाके सेंटर से अटैच कराइए और जब भी उसकी लॉयल्टी का समय आए या जो भी हो तो आप खुद ले जाके उसको बार बार बिलिंग कराइए। 4-5 बार जब वो सेंटर से सामान लेगा फिर उसकी आदत पड़ जाएगी और आप जो है मेंटली फ्री हो जाएंगे, आप दूसरी तीसरी चौथी टीमों पे काम कर पाएंगे। नहीं तो मैं बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट को देखता हूं जिनका 30 दिन में 25 दिन लोगों को सामान पहुंचाने में चला जाता है। वो मीटिंग नहीं कर पाते, वो केवल सामान पहुंचाने जाते हैं। फोन आ गया कहीं से, जी सर सामान लेके आ रहा हूं। अब उनका एक दिन पूरा चला गया केवल प्रोडक्ट पहुंचाने में। शायद उस दिन वो मीटिंग करते तो उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता, लेकिन वो प्रोडक्ट पहुंचाने में लगे हैं। तो प्रयास ये करिए कि सामान पहुंचाने से बढ़िया है लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेंटर पे लेके जाइए। उस समय को जो आप प्रोडक्ट ढोने में लगा रहे हैं उसको लोगों को सेंटर पे ले जाके उनकी बिलिंग कराने में समय लगाइए और लोगों को डीपी वाले को अपने टच में लिए रहिए जिससे डीपी से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। डीपी वाले से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, आपका काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा रूल है जिसको हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कोई प्रोग्राम हो, अक्सर आप देखते हैं अभी हम जल्दी ही 1-2 महीने में अंदर हमारा सेमिनार शुरू होने वाले हैं, हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू होंगे। वहां पर जब कोई प्रॉस्पेक्ट को आप बुलाते हैं तो हम लोग एक गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रॉस्पेक्ट को कहते हैं जाइए बैठ जाइए और उसको हम कहीं भी बैठा देते हैं और खुद जो है दूसरी जगह बैठ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए अगर आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके साथ आया हुआ है, तो आपको उसके बगल में बैठना है, उसके साथ बैठना है। लेडीज हैं तो लेडीज अपने साथ बैठाएं, जेंट्स हैं तो अपने जेंट्स के अपलाइन के साथ बैठाएं, लेकिन प्रयास ये करें
उस प्रॉस्पेक्ट के बगल में बैठें, साथ साथ बैठें। फायदा क्या होगा इससे? जब मीटिंग शुरू होगी तो आप बताएंगे, देखिए जो फला शख्स बोल रहे हैं स्टेज पे, ये मोदी केयर में आने से पहले टीचर थे और टीचर के साथ इन्होंने मोदी केयर को किया और आज अच्छी इनकम कर रहे हैं, देखिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अब इनकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यानी आप बगल में बैठ के उस व्यक्ति को उस मीटिंग के बारे में डीपली बताते रहेंगे, हल्का हल्का उसको आप बताते रहेंगे और वो व्यक्ति सामने देखता रहेगा, तो उसको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। हम गलती क्या करते हैं, हम तो गेट के बाहर खड़े रहते हैं कि कोई और आ रहा है और हमारा प्रोस्पेक्ट अंदर बैठा है, उसको कहीं बैठा दिया हमने। पूरी मीटिंग में बेचारा वो देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा, ना कोई बताने वाला है। और अंत में क्या होता है, जब मीटिंग खत्म होती है तो हम उसको अपलाइन से मिलवाते हैं तो काम नहीं सही होता। तो हमेशा मीटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ बैठिए। इधर प्रोस्पेक्ट बैठा है, मान लीजिए यहाँ प्रोस्पेक्ट है, यहाँ आप बैठिए, यहाँ भी एक कंसल्टेंट बैठा है, यानी प्रोस्पेक्ट हमेशा बीच में बैठाइए। इधर कंसल्टेंट, बीच में प्रोस्पेक्ट और अगल बगल आप। तो प्रोस्पेक्ट क्या होगा, उसको जानकारी आप बीच बीच में देते रहेंगे। देखिए सीनियर डायरेक्टर हैं सर, सीनियर डायरेक्टर ऐसा लेवल है जहां आपको विदेश जाना होता है। देखिए इतने लोग हैं जिनको कंपनी विदेश ले जाने वाली है, तो क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कभी भी प्रोग्राम्स में प्रयास करिए कि जब प्रोस्पेक्ट हो तो प्रोस्पेक्ट को आपको कहां बैठाना है, बीच में बैठाना है। इसके बाद जैसे अभी विकास जी ने बहुत बढ़िया मछली का उदाहरण दिया, तो मैं मछली से ही रिलेट करके आपको बताना चाहूंगा, मोदी केयर में सफल होने के लिए जैसे मछली आपको पकड़ना है तो उसके भी 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो है, जैसे भी उन्होंने बताया, कटिया आपने लगाया, कटिया लगा के बैठे तो उसमें कितनी मछली आएंगी? एक बार में एक मछली आएंगी। यानी हमारे यहाँ आप चाहें तो 1 on 1 कर सकते हैं, एक बार कटिया लगाया, एक मछली आ गई, फिर दोबारा कटिया लगाई, इसको कहते हैं 1 on 1। होम मीटिंग क्या करते हैं? होम मीटिंग करते हैं कि जब आप छोटा सा जाल लगाते हैं, छोटा सा कहीं किनारे पे, और वहां पर जो है आप उस जाल को फेंकते हैं, तो उसमें कुछ जो है जब आप करेंगे तो कुछ मछलियां एक साथ आ जाएंगी, यानी 10, 15, 20 लोग आ जाएंगे। इसको कहते हैं हमारे यहाँ होम मीटिंग। जितनी आप होम मीटिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसमें 8, 10, 15 लोग आएंगे और आपके साथ वो लोग काम पे लग जाएंगे। और एक होता है कि नेट जाल, बड़ा जाल। आप कभी कभी देखते होंगे नदी के बहाव में या किसी बहाव में, एक तरफ इस छोर पे और दूसरी तरफ पे एक छोर पे जाल लगा दिया जाता है, जाल लगा के छोड़ दिया जाता है और लोग, मछलियां आती हैं उसमें टक करती है, फिर बाहर उधर से पानी निकल जाता है। इसको कहते हैं नेटवर्क। मेगा सेमिनार, सक्सेस सेमिनार। इस सेमिनार में क्या होता है, आप जितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते हैं, आपका बिजनेस उतना बड़ा होता है। तो आपको किस तरीके काम करना है ये आपको मालूम। अभी हमारे पास मौका है 1 on 1 करने का और होम मीटिंग करने का। कल भी बहुत सारे लोगों ने फास्टर को प्रमोट किया और 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की ज्वाइनिंग से उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो फास्टर को प्रमोट करिए, जिससे आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। नेटवर्क बनाइए, जाल पे काम करिए, नेटवर्क बनाइए, जाल बनाइए। मेरा जो कहने का मतलब, इसको ध्यान से समझिएगा, 1 on 1 नहीं करना है आपको। 1 on 1 आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा जो है एक लोग आपके साथ आएंगे, और अगर आप नेटवर्क बनाएंगे, एक जाल क्रिएट करेंगे, आप एक टीम बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो हमें नेटवर्क पे काम करना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आपको मैं बताना चाह रहा हूं, लास्ट पॉइंट जिसपे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये है प्लान को आपको समझना है कि पैसा कहां से आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लान में आपको कितने लोगों को मालूम है कि मोदी केयर में पैसा कहां से आता है? क्या क्या चीजें हैं, क्या करने से मोदी केयर में पैसा आता है? ऐसा क्या स्टेप है, कहां पहुंचने पे मोदी केयर में पैसा आता है? प्लान को समझना है आपको, पैसा कहां से आता है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि पैसा कहां बनता है। पैसा 2 जगह बनता है, ध्यान से सुनिएगा।
पैसा दो जगह से बनता है ज्यादा। आप जब 16% पहुंचेंगे, जब आप 16% पहुंचेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर के बाद जब आप नई ज्वाइनिंग कराएंगे, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, जब आप 16% पे हैं तो जितनी नई ज्वाइनिंग आप कराएंगे तो 16 और 7% की गैपिंग में आपको टोटल 9% की गैपिंग मिलेगी। यानी आप जब लेवल ऊपर आपका आता है तो आपको छोटा छोटा आपको 7% पे आपको काम करना पड़ेगा। जितनी नई ज्वाइनिंग कराएंगे उससे पैसा बनेगा। दूसरा पैसा बनता है जब आप अपनी लेग को एलपीबी ले जाते हैं। एलपीबी का मतलब होता है जब आपकी टीम 1 लाख का बिजनेस करने लगती है, यानी 1 लाख का मतलब उसकी टीम से 2 लाख की सेल आने लगे। यानी किसी भी लेग में अगर 25-25 हजार के 8 मैजिक कार्नर हर महीने ओपन हो रहे हैं तो वो लेग आपकी एलपीबी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसी भी लेग में अगर 8 लोग ऐसे आते हैं जो मैजिक कार्नर मेंटेन करते हैं तो आपकी वो लेग एलपीबी हो जाएगी और पैसा वहां से और बनना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको प्रयास करना है कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा फास्टर और मैजिक कार्नर के लोगों को निकालना है। जितने ज्यादा फास्टर आएंगे, जितने ज्यादा मैजिक कार्नर होल्डर आएंगे। छोटे पे मत प्रयास करिए, जब बड़े पे आप प्रयास करेंगे तो छोटा अपने आप होगा। बड़ा सोचेंगे छोटा अपने आप हो जाएगा, लेकिन छोटा सोचेंगे तो कभी बड़ा नहीं होगा। तो पैसा दो जगह बनता है। अभी जैसे मैंने बताया, एक तो जब आप 16% या ऊपर है तो नीचे नई फ्रंट खोलने पे आपको पैसा बनता है, और दूसरा पैसा बनता है जब आप अपनी लेग को एलपीबी ले जाते हैं। और एलपीबी तब लग जाएगी जब आप डेप्थ में काम करेंगे। जैसे भी एक लोगों ने बोला कि डेप्थ में काम करेंगे, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि आपको 5 लोगों में काम करना है, तो जो सबसे नीचे वाला आदमी होगा, जितने ज्यादा आप रहेंगे, जब आप यहां पहुंचेंगे और अपनी 4 या 5 डेप्थ में काम करेंगे तो आप इसमें टॉप पर चले जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इस बिजनेस में लेके आना है और अपने डेप्थ में काम करना है, और हर लेग में प्रयास करना है कि या तो 60 से 70 लॉयल्टी होने लगे या उसमें 7 से 8 मैजिक कार्नर हर महीने ओपन होने लगे, तो वो लेग आपकी एलपीबी हो जाएगी। इस पे जब आप काम शुरू करेंगे, इस पे जब आप काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, जब भी आप काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। तो प्लान में पैसा जहां पे है हमें वहां पे फोकस करना है। हमें छोटे छोटे मैजिक कार्नर बनाने हैं, छोटे छोटे मिनी सेंटर्स बनाने हैं, जिससे प्रोडक्ट की उपलब्धता रहे, और जब प्रोडक्ट की उपलब्धता रहेगी तो आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा, कभी भी डाउन नहीं होगा। आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और एक कहावत कही गई है, एलपीबी का फुल फॉर्म क्या है? हमारे बीच में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वो बता देंगे आपको। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीबी ये होता है जब आप अपनी टीम को लीडर बनाते हैं। एक कहावत कही गई है, यहाँ पर पैसा आप यहाँ प्रोडक्ट बेचने में पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करने पे पैसा नहीं कमाएंगे, आप यहाँ पर जब अपनी टीम में लीडर बनाएंगे तब आप पैसा कमाएंगे। आप लोगों को लीडर बनाइए, अपने नीचे लोगों को लीडर बनाइए। और लीडर बनेंगे कैसे? जब आप उनको मीटिंग्स में बुलाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे, लोग खुद प्लान करना शुरू करेंगे तो वही लोग लीडर बन जाएंगे। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। बिना लीडरशिप के आपका बिजनेस नहीं डेवलप हो सकता। आपको अपनी टीम में लीडर निकालना है। जी हाँ, लीडर बनाने हैं। लीडर बन जाएंगे एक समय, जब आपका काम शुरू हो लीडर ले जाएंगे। छोटे छोटे डीपी सेंटर, मैजिक कार्नर, फास्टर, लॉयल्टी, ये सब पे जब आप प्रमोट करेंगे, धीरे धीरे आपकी टीम वो लीडरशिप की तरफ चली जाएगी और वो इनकम करने लगेगी, आप भी इनकम करने लगेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज है, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करें मोदी केयर से इनकार? जी हाँ, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं वो कभी भी मोदी केयर से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ चेंज होती है परिवार की, यहाँ पर पूरी लाइफ बदल जाती है।
आपको ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। तो जैसे पहले चीज है, पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर डाउनलाइन बन के मत करिए, आप अपलाइन बन के काम करिए। ये मान के करिए कि आपके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, आपको केवल अपलाइन से सलाह लेनी है, बाकी आपको अपने नीचे काम करना है। उधार आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी को प्लान बताइए तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग होने चाहिए प्लान बताते समय। दोनों लोग रहेंगे तो आपका प्लान बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, कहीं ना कहीं से पैसे आने का सोर्स हो, उनको प्लान बताएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको प्रोडक्ट लेने में आसानी होगी। बाकी और सबको बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, उनको भी आप बता सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए कम से कम 100 लोग आपकी टीम में ऐसे रहें जिनके पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम हो। कम से कम 3000 की भी लॉयल्टी करेंगे तो आपका 3 लाख का बिजनेस हो जाएगा। कम से कम 30,000 रुपए तो आपको आते रहेंगे। बाकी आप फिर चाहे जिसको ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने किसी भी प्रॉस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन से फोन करके मत पूछिए कि सर इनको इसमें क्या सप्लीमेंट देना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, बिना ज्वाइनिंग के किसी को सेंटर पे मत भेजिए। ज्वाइनिंग करा के सेंटर वाले से बात करके और खुद साथ में जाकर आप लोगों को सेंटर पे भेजिए। खुद जाइए, प्रयास करिए, लेकिन उसको प्रयास करिए, आप घर पे सामान मत पहुंचाइए। आप प्रयास करिए मैक्सिमम समय कि आप उसको सेंटर पे जाकर सामान दिलाने का प्रयास करिए। आपका बहुत टाइम बचेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये मैंने किया है, बहुत सारे लीडर्स ने किया है, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। मीटिंग में अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठिए। जब आप किसी को भी अपने साथ लेके जाएं तो उसके पास बैठिए, तब आपको मजा आएगा। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। प्रॉस्पेक्टिंग में आपको सिंगल भी आपको बैठना है और साथ में आपको नेटवर्क बना के आपको काम करना है। नेटवर्क बनाएंगे या मीटिंग और सेमिनार को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, और नहीं तो आप अकेले करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे एक व्यक्ति दिन भर कटिया लेके बैठा रहेगा, दिन भर में, जैसे अभी बताया विकास जी ने, वो उसका बहुत सारा टाइम खराब होगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम में उसको डाल दिया, तो सिस्टम में अगर आपने डाल दिया तो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाएगा। और लास्ट एंड लीस्ट, पैसा कहां बनता है? पैसा बनता है नई नई ज्वाइनिंग कराने से, एलपीबी ले जाने से, डेप्थ में काम करने से। आप जब लगातार करेंगे तो वहां से आपका पे आउट बनना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जैसा आपको मालूम है कल हम लोग मिलेंगे लास्ट सेशन में। और ओवर टू विकास जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो ओवर टू विकास जी, आप आगे कंटिन्यू करें और लोगों के फीडबैक जाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे पॉइंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बेहतरीन जानकारी थी आज की, और बहुत अच्छा लगा। चलिए, जानते हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आज का पॉइंट अच्छा लगा होगा या उनका व्यू कुछ होगा। तो जिनको को भी आज के पॉइंट कुछ अच्छे लगे हों या बताना चाहते हो, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और चलिए, हमारे साथ हैं दीपक यादव जी। सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर, अनम्यूट करके बोलना भी है। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए सर, हमारे साथ आभा मैम है। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इतने अच्छे बताए हैं कि सारे पॉइंट तो बताना